हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2024 का पेपर, जो कि पिछले क्लास में हमने किया था स्टार्ट, और कुछ सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। ये देख रहे हैं आप, सवाल नंबर 3 2024 में हमने कर लिया था। सवाल नंबर 3 के हमने 6 के 6 वैकल्पिक प्रश्न, जैसे अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब होता है। आप लोग बताइए, ये सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल सही, ये असत्य है, क्योंकि अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका सही फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है सही जोड़ी मिलाएं। ठीक है ना? तो सही जोड़ी मिलाने के फॉर्मूले सबसे पहला दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र क्या होता है? जोर से बोलेंगे। बिल्कुल सही, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है टेन 30 का मान। टेन 30 का मान बताइए क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा जी। पहले का आपने देखा, पहले का आंसर क्या हो चुका है हमारा? पहले का हमारा डी हो चुका है, दूसरे का जी हो चुका है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताया गया, क्या होता है बोलिए? हाँ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो थर्ड का क्या हो गया? बी हो गया है। थर्ड का क्या हो गया है? बी हो गया है। अब इसके बाद फोर्थ, थर्ड फॉर्मूला हो गया। अर्धगोले का आयतन अभी अभी बताया, क्या होता है बताइए? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर ना बोले बच्चों, पाई आर क्यूब है। देखिए पाई आर क्यूब लिखा भी हुआ है। तो अर्धगोले का आयतन चौथे का यहाँ पे एफ हो जाएगा, फोर्थ का एफ 2/3 पाई आर क्यूब। और ये बताइए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान कितना हो जाएगा? 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारे पास, सर्वसमीका होती है। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो थीटा कोई भी कोण हो, किसी भी कोण के लिए 25 हो, 35 हो, 40 हो, कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ए आंसर इसका है। तो फिफ्थ का ए। और सिक्स्थ का टेन थीटा का मान क्या होता है? तो टेन थीटा, बिल्कुल सही, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिक्स्थ का हो गया हमारे पास में कौन सा? सी आंसर। तो ये हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए, है ना? जैसे आपने मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, वैसे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना चाहिए। पूरी टेबल बनाने से बेहतर है आप ऐसे भी लिख दें। ठीक है ना? पूरी टेबल बनाने में समय नहीं मिलेगा आपको। अब यदि टेबल बनाने का समय है तो लास्ट में करें इस काम को। चलिए, ये हो चुका है। प्रत्येक शब्द के उत्तर हमने करा दिए थे आपको लास्ट क्लास में। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 से हमारे बड़े प्रश्न 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए आप, दी हुई एपी के अगले दो पद। तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखते ही बन रहा है कि यहाँ पर जो सर्वांतर है कितने का है? 6 का है। कितने का? 6 का। तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 6, तो 22 के बाद अगला पद क्या आएगा? 28। 22 और 6 28, और 28 और 6 कितना? 34। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे अगले दो पद आपको लिखने को बोले थे, तो परीक्षा में कैसे लिख करके आएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको चाहिए है पांचवा पद। और कौन सा पद? छठवा पद। पांचवा और छठवा। तो पांचवा पद है 28 और छठवा पद है आपके पास में कितना? 34। ठीक है, चलिए ये डन हो गया। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में एक श्रेणी है और इसका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। एस एन वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सही। यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, आपको ये नहीं पता है कि कितने पद हैं, आपको सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? पदों की संख्या। तो देखिए एक चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे आप ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और सरल करने के लिए, क्योंकि श्रेणी आपकी 34 से लेकर 10 तक को जोड़ना है। तो चाहे 34 से 10 तक को जोड़ो, या चाहे 10 से लेकर के 34 को जोड़ो, बात तो बराबर है कि नहीं है? बस यहाँ पर सर्वानुपात, आपको सर्वांतर जो है ऐसे निकलेगा। तो 34 अगला माइनस पिछला, तो d बराबर 34 माइनस 32। बोलो कितना हो गया? 2। कितना हो गया?
2। तो जब यहाँ पे 2 का अंतर है तो यहाँ भी अगला पद कितना आएगा, 12 ही आएगा। कितना आएगा? अब आपको निकालनी है पदों की संख्या कि पद कितने हैं। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ये कौन से नंबर का पद है? हमने मान लिया ये n नंबर का है। कौन सा पद है ये? और n नंबर पे जो पद बैठता है उसको हम बोलते हैं an। क्या बोलते हैं? और n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस, बिल्कुल सही, a प्लस n माइनस 1d। an का मान यहाँ पर दिया गया है 34। पहला पद आपके पास में है 10 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, और d का मान कितना है? 2। d का मान 34 में से 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 24, n माइनस 1 इंटू 2। तो n माइनस 1 बराबर, गुणे की चीज़ भाग में जाएगी, 24/2। 2 से कितने बार? 12। तो n माइनस 1 अर्थात 12 आया है। तो n बराबर 12 धन 1 कितना हो गया? 13। अब हमारे पास कुल पदों की संख्या आ चुकी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हैं? 13 पद हैं। अब आपको इन 13 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 13 पदों का योग। तो आपको पता है कि Sn बराबर एक सूत्र मैंने बताया था, n/2, और ये भी तो होता है n/2 a प्लस l होता है ना। ये कब लगता है? जब प्रथम पद भी पता हो और अंतिम पद भी पता हो। वो भी लगा सकते हो जो आप लोग बोल रहे हो, ये वाला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मगर जब प्रथम अंतिम पता है तो यही लगाओ ना। तो चलिए, कुल पदों की संख्या कितनी है? 13। 13/2, 13/2। श्रेणी का पहला पद कितना है? 34। और आखिरी पद कितना है? अच्छा, पलट करके लिखोगे तो पहला 10, आखिरी 34। ये मैंने n ज्ञात करने के लिए पलट लिया था, है ना, n ज्ञात करने के लिए। तो पहले ले लीजिए 34 और दूसरा 10, लास्ट 10 है। तो 34 प्लस कितना? 10। तो 13/2 गुणे 34 और 10 44, कट गया कितने बार? 22 बार। चलिए कर दीजिए गुणा। 13 दूने 26, हासिल आ गई 2। 13 दूने 26 और 2 28। आंसर इसका आएगा 286। कितना आंसर आएगा? बन जाएगा सभी से, और आपको मिल जाएंगे 2 में से 2। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें इसको, बहुत सरल सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल जो है, सवाल क्रमांक 7। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो एक आपने त्रिभुज बना लिया बच्चों, और त्रिभुज का नाम है PQR, और PQ और PR पर बिंदु E और F है। ये E यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? F। बताइए EF समांतर QR है, तो आपको बताना है कि EF समांतर है या नहीं है। EF समांतर है या नहीं है। तो आपको याद होगा समांतर तब होता है जब इसका अनुपाते ये और ये अनुपाते ये दोनों क्या हो? बराबर हो। दोनों क्या हो? तो मतलब हमें 2 अनुपात निकालना है। एक अनुपात हमें निकालना है PE अनुपाते EQ, और दूसरा अनुपात इस तरफ का निकालना है जिसका नाम है PF अनुपाते FR। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो गए तो भुजाएं समांतर होंगी। क्या होंगी भुजाएं? ये थेल्स थ्योरम का प्रतिलोम है। थेल्स थ्योरम में क्या होता था कि अगर समांतर भुजा है तो अनुपात बराबर है, और इसमें उल्टा होता है प्रतिलोम में कि अगर अनुपात बराबर है तो भुजा समांतर है। आइए निकालते हैं। तो बेटा ये है PE है अपने पास 4, और Q ही है 4.5 यानी 4.5, और PF है हमारे पास में 8, और ये हमारे पास में कितना है? 9। चलिए देखते हैं काट करके कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आप देखें इसको PF/FR को, PF/FR को 8/9, अगर आप 2 से काट दें तो ये भी 4 हो जाएगा। बोलिए हाँ। और 9 का आधा क्या होता है? 4.5 होता है कि नहीं होता है? तो लॉजिक लगाएं तो ये कितना आ गया? 4/4.5 हो गया कि नहीं हुआ? अब ये बताइए दोनों अनुपात बराबर हैं कि नहीं है? हाँ, दोनों अनुपात क्या हो चुके हैं? बराबर। तो इसका मतलब भुजाएं क्या होंगी? समांतर। क्या होंगी भुजाएं? तो बिल्कुल लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि PE/EQ बराबर है PF/FR के, PF/FR के, अतः कौन सी भुजा? EF। अतः EF समानांतर होगी तीसरी भुजा के, क्या है? QR। क्लियर हो गया? और आपको मिले 2 में से
2। तो ये हो गया पहला। अगला सवाल ये देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि यदि आकृति में PQ समांतर है RS, PQ किसके समांतर है? तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज POQ, सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समांतर है ROS के, ROS के या SOR के। चलिए देखिए तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है और ये दो त्रिभुज आपके सामने ये दे दिए गए हैं और जानकारी दे दी गई है कि दो भुजाएं आपके पास में समानांतर हैं, एक है PQ और एक है क्या? RS। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब ये देखिए, ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये कोण x है तो ये कोण भी कितना होगा? x होगा। क्लियर है बिल्कुल। दूसरा कोण देखें आप बेटा, ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला जो कोण है बेटा क्या इस कोण के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण। कौन सा कोण? ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये इसको एक रेखा छेदक रेखा है, तो ये जो कोण होगा इसके क्या होगा बेटा? बराबर होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y। तीसरा कोण मैं दिखाता हूं आपको, अगर ये कोण जो है, क्या ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण से। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्योंकि इसके संगत कोण, तीन कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, इसलिए क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों समरूप हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं मैं? दो त्रिभुज ले लेता हूं, पहले लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए मैं लिखूंगा यहां पे त्रिभुज, पहला त्रिभुज POQ या PQO ही कर दो या POQ लिख दो, त्रिभुज POQ तथा ROS में, त्रिभुज POQ और ROS में नंबर 1 देखो, एंगल POQ बराबर एंगल ROS। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कैंची वाले कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगला ये लाल लाल वाले हो गए x। अब y वाले लिखो, तो y वाले इस वाले कोण का नाम क्या है? PQR। क्या नाम है? QR। या PQO लिखो, PQO कोण, PQO यानी Q पर बनने वाला कोण बराबर कोण ORS। क्या है? कोण ORS। कौन सा कोण? एकांतर कोण। कौन सा कोण? या इसका पूरा नाम है एकांतर युग्म के कोण। एकांतर युग्म के कोण। लास्ट तीसरा कोण देखिए Z वाला, तो Z वाले का नाम है OPQ लिख लो या QPO लिख लो, OPQ लिखते हैं हम लोग। कोण OPQ बराबर किसके है? कोण OSR के। किसके है? कोण OSR के। फिर से वही एकांतर युग्म के कोण। क्लियर कि नॉट क्लियर है? आता है एंगल एंगल एंगल, या हिंदी में कोण कोण कोण, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज तीन हिस्से सिमिलर, समरूप होंगे तीन हिस्से। चलो पहला ले लो P। क्या ले लो पहला? हाँ, P के जैसा कौन है यहाँ? S है। देखो ये भी नीला मैंने लिखा, ये भी नीला लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? तो P के जैसा कौन है यहाँ? S। फिर P के बाद ले लो O। O के जैसा कौन है? O ही है। यहाँ भी O, यहाँ भी O। यहाँ पे क्या है? Q। और यहाँ पे कौन है? R। तो POQ समरूप होगा SOR। ये देख लीजिए, POQ समरूप SOR। हेंस प्रूव्ड। आपको मिले 2 में से 2। क्लियर हो गया? नोट कर लें अच्छे से दोनों सवाल, पहला बहुत इजी है, दूसरा इजी है। चलिए देखिए सभी, सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 8 में बिंदु -5, 7 और बिंदु 1, 3 के बीच की दूरी, तो आप देखिए इनको चिन्हित कर लें, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो बिंदु के नाम दे दें, बिंदु का नाम A दे दें, इसका नाम क्या दे दें? B दे दें। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी AB बराबर कैसे करा जा सकता है? देखिए AB बराबर
सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब बच्चों x के निर्देशांकों का अंतर और y के निर्देशांकों का अंतर। देखिए यहाँ पे तो x2 कितना है -1, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आराम से -1 रखिए। x2 का मान कितना है -1 और x1 का मान कितना है -5। कितना है -5। तो एक माइनस पहले से ही लगेगा, एक माइनस पहले से ही लगेगा और -5 का एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये गलती यहाँ पर बच्चों से होती है, माइनस में ध्यान रखिएगा। प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए देखिए रूट के अंदर 5 में एक माइनस हो जाए कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और 3 में से 7 गए, 3 में से 7 गए कितना आएगा -4, और -4 का वर्ग भी 16 ही आएगा क्योंकि ऋणात्मक राशि का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। 16 और गुणे 16 कितना हो गया बच्चों 32। कितना हो गया 32। आप इसको 16 गुणे 16 को 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि लिख सकते हो। 16 का रूट कितना आएगा बेटा 4, और रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, तो इसका उत्तर हुआ 4√2 इकाई। बताइए आया किसी का? तो जितनों का आया है उनको मिलेंगे 2 में से 2, और जो गलत हैं वो 0 मिलेंगे उनको। ठीक है, नोट कर लें। तो बहुत ही सरल सवाल। कुछ बच्चों ने आंसर √2 बताया है, बिल्कुल गलत बताया, उन्हें 0 मिलेंगे, है ना। और मेरे ख्याल से गलती यहीं पर हुई होगी -1 5 वाले टर्म में, जिनका गड़बड़ हुआ है। चलिए देखिए अगला सवाल लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु यहाँ पे हैं, एक है 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है या नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 3 बिंदु ले लीजिए, एक ए, एक बी और एक सी। हम 3 बिंदु हमने बना लिए यहाँ पे। हमें नहीं पता है कि ये संरेखीय है या नहीं है, फिर भी इनको हमने एक रेखा में बना लिया है। क्यों बना लिया है? क्योंकि हमको इस सवाल का कंसेप्ट समझ में आ जाए। और -2, -11, चलिए देखना है कि संरेखीय है या नहीं है। तो संरेखीय होने के लिए आप समझ रहे हैं बच्चों कि अगर कोई 3 बिंदु अगर एक सरल रेखा में होंगे, देखिए बोर्ड पे, अगर 3 बिंदु कोई हैं अगर सरल रेखा में होंगे तो इस रेखा के कितने टुकड़े बनेंगे? 2 टुकड़े। क्या बनेंगे? 2 टुकड़े। और आप खुद जानते हैं कि अगर तीनों बिंदु सरल रेखा में हैं तो ये जो 2 छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे ए बी और बी सी, ए बी और इन दोनों का योग बड़े वाले सरल रेखा के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बस हमको यही सिद्ध करना है कि अगर ये संरेखीय हैं तो 2 छोटे टुकड़े का योग एक बड़े टुकड़े के योग के बड़े टुकड़े के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई निकाली सबने? नहीं निकाल पाए अभी तक? कितनी आई है? √5। चलिए देखते हैं। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही आई है। 2 में से 1 गए, 1 का वर्ग 1, और 5 में से 3 गए, 2 - 2 का वर्ग 4। तो ए बी की लंबाई आई है √5। बहुत अच्छे। अब बी सी की निकाल लो, ये वाला टुकड़ा। बी सी की लंबाई कितनी आई है बताइए? अभी निकाल रहे हैं, चलिए निकालिए। तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर बराबर -2 कितना हो गया? -4, और -4 का स्क्वायर 16, और -11 -3 -14, और -14 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 196 होता है कि नहीं होता? तो -14 का स्क्वायर 196 जोड़ दीजिए। तो 196 और 16 जोड़ करके देखें कितना हो गया? 6 6 12, 2 हासिल, 9 1 10 11 और 212। तो यहाँ आ गया √212। ठीक है।
ठीक है, अब देखते हैं तीसरा यहाँ पे ए सी की लंबाई, तो ए सी पूरे बड़े वाले की है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 11 माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, तो 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3 का वर्ग, और 11 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 5 कितना बोलो, माइनस 16 का वर्ग। माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 256, कितना हो गया बोलिए, अंडर रूट 265 हुआ ना जोड़ करके, सही है, अंडर रूट 265। अब देखना है कि क्या दो लंबाई का योग तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे देखेंगे, देखिए बच्चों, जो यहाँ 212 है, 212 का गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए, 212 का गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए। 212, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 0 आएगा और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6। 53 किसी से विभाजित होता है, नहीं होता, अभाज्य संख्या है ना। तो जो आप जानते हो बेटा, इसका 53 से ही जाएगा एक बार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 53, तो ये कितना हो गया, 2√53। ठीक है, यहाँ देखें 265 को गुणनखंड करिए, 265 का क्या बनेगा जरा देखें, तो 265 2 से दीजिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 6 5 11 12 13, 5 से ही जाएगा, 5 25 1 और 5 3 15, ओके। और 53 तो कितना हो गया यहाँ पे, √5√53, ठीक है ना। तो और किसी जा रहा क्या, नहीं जा रहा है, 5 से 5 बार 25, 5 3 15, मतलब √5 इंटू 53, √5√53। ठीक है, ये आपके पास में ऐसी स्थिति बन रही है। हाँ, अब देखिए आप यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा है वो AC दिख रही है, और क्या AC जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो AC है वो AB और BC के योग के बराबर है, यहाँ पे नहीं है, इन दोनों के योग के बराबर। अगर आप इसको जोड़ भी देंगे बेटा, √5 और 2√53 को, अगर आप √5 और 2√53 को जोड़ते भी हैं तो आपके पास क्या ये आएगा, नहीं आएगा। इसलिए है ना, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु समरेखीय हैं, उत्तर है नहीं, तीनों बिंदु, ये बिंदु समरेखीय नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा ये बिंदु समरेखीय नहीं है। तो यही पूछा गया था बच्चों कि क्या ये बिंदु समरेखीय है, तो उत्तर है नो, ये बिंदु समरेखीय नहीं है। चलिए नोट कर लें। देखिए सवाल क्रमांक 9 कह रहा है यहाँ पे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 10। कितनी दे रखी है, 10। तो आपको यहाँ पर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु हैं P और Q, और इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 10 मात्रक यानी 10 इकाई दे रखी है। तो चलिए दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम बनाते हैं। तो दूरी का फार्मूला होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला, और ये दूरी 10 के बराबर दी गई है। दूरी यहाँ पर जो है दो बिंदु के बीच की निकलेगी। पहला बिंदु है 2,-3, तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये, तो दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए बच्चों सॉल्व करें। x2 का मान है 10, x1 का मान है कितना, 2, y2 का मान है y,
और y1 का मान है -3, तो माइनस माइनस कितना +3 का स्क्वायर बराबर कितना 10। अब देखिए आगे ये हल इतना हो जाएगा कि 10 में से 2 गए तो 8 का वर्ग, और ये हो गया y+3 का वर्ग बराबर कितना 10। अब इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि बेटा आप वर्ग करोगे ना तब रूट हट जाएगा। तो जैसे ही वर्ग करोगे तो देखो आप खुद समझो, अंदर लिखा 8 का वर्ग यानी कि 64 और धन y धन 3 का वर्ग, इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया, तो बेटा वर्ग से रूट हट जाता है, पता होगा सबको। केवल कितना बचेगा 64 और y+3 का वर्ग बराबर हो गया 100। कितना हो गया बच्चों 100। अब देखो यहां से y+3 के वर्ग को रोक लो तो कितना बचेगा 100 - 64 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो y+3 का वर्ग बराबर 100 में से 64 गए कितना होता है बेटा 36। कितना होता है 36। तो y+3 का वर्ग 36 है, तो यहाँ का वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा रूट लगेगा, और रूट में हमेशा 2 साइन आते हैं प्लस और माइनस। तो y+3 बराबर +-6 +-6, तो y बराबर +-6 तो रहेगा, ये 3 यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा बेटा, अब एक बार धन ले लो और एक बार ऋण ले लो, मतलब आपको यहाँ पे 2 चीजें हल करनी है, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेके। तो ठीक है ना, जगह कम है, पहले मैं क्या ले लेता हूँ प्लस, क्या लेता हूँ प्लस। तो y बराबर +6 -3, 6 में से 3 गए, बोलो आंसर कितना आया। और दूसरे में मैं माइनस ले लेता हूं, तो y बराबर -6 और -3, माइनस ले लिया मैंने, तो y = -6 और -3, आंसर कितना आया -9। तो यहाँ पे y के 2 मान संभव होंगे, y के यहाँ पे 2 मान संभव होंगे, एक y बराबर 3 और दूसरा y बराबर -9। बोलो क्लियर है। तो यहां पर 2 मान आ रहे हैं, अब इसको नोट कर लें, ये y के मान हो गए। चलिए देखिए अथवा वाला सवाल, बातें बिल्कुल ना करें, सभी बच्चे ध्यान से देखें। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है, तो सवाल को ले आते हैं हम लोग यहां पर, ये लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों एक हमने वृत्त बना लिया, ये वृत्त बन गया, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का क्या है, चलिए वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है केंद्र, क्या होता है मध्य बिंदु, तो केंद्र के निर्देशांक हैं 2, -3। ठीक है, और A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो पता नहीं होता उसको अज्ञात को क्या बोलते हैं x, y, और B के निर्देशांक दिए हैं 1, 4। बोलो यस कि नो। अब आपको पता है बच्चों, चूंकि जो केंद्र होता है, चूंकि केंद्र व्यास का कौन सा बिंदु होता है, मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु होता है, होता है कि नहीं होता, चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है तो बेटा जो 2 होगा वो मध्य बिंदु होगा x निर्देशांकों का, x + 1/2, मतलब x और 1 के बीचों बीच कौन बैठा होगा 2। यस कि नो। 2 × 2 4 बराबर x धन 1, तो x धन 1 बराबर 4, x बराबर 4 - 1। बोलिए x निर्देशांक कितना आ गया। इसी प्रकार से जो 3 है, 3 नहीं है वो -3 है, क्या है -3 क्या है, y निर्देशांकों का मध्य बिंदु है कि नहीं है। तो y निर्देशांक बाएं साइड कौन है y, दाएं साइड कौन है 4 बटे कितना 2, 2 तियां -6 बराबर y धन 4, तो y धन 4 बराबर -6 है, तो y बराबर -6 - 4, आंसर बोलेंगे
-10। तो क्या बन गए निर्देशांक ए के? x कितना आया 3, y कितना आया, ये उत्तर है, आपको मिलेंगे 2 में से 2, नोट कर लें। चलिए सवाल नंबर 10 देखें। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी पर समकोण है, कोण बी पर क्या बना हुआ है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी सरल सवाल है ये। सबसे पहले आपने एक समकोण बना लिया, ए बी पर 90 अंश है कि नहीं है बताइए, है, और ये सी हो गया। बताइए ए बी कितने सेंटीमीटर 4, बी सी कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बताओ ए सी कितना होगा, पाइथागोरस लगाऊं कि ना लगाऊं, 5 होगा। कितना होगा, बनता है ना, कैसे होगा, कैसे होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर पता नहीं है, ए सी का स्क्वायर ए बी कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 9 25 ए सी का वर्ग, तो ए सी ले लिया रूट, तो 25 का रूट आ गया 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है साइन ए कहाँ बैठा है ऊपर, ए कहाँ बैठा है, तो साइन ए बराबर ऊपर होता है हम लंब बटे कर्ण। कितना लंब बटे, बताइए साइन ए के लिए, ए कोण के लिए लंब कौन है, बी सी यानी कि 3, और कर्ण कितना है 5, कितना है 5, तो ये हो गया 3/5। दूसरा कॉस ए, क्या होता है कॉस ए, आधार बटे होता है ना, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान ए के लिए जो चिपकी हुई भुजा है, आसन्न भुजा 4, और कर्ण कितना 5, तो ये 2 उत्तर आ गए हैं कि नहीं आए हैं, जिनके सही हैं 2 में से 2 मिलेंगे, नोट कर लें। क्लियर। चलिए अथवा वाला देखिए, ये भी बहुत सरल सवाल है, अथवा वाला भी। हाँ, मान ज्ञात कीजिए, आपको मान ज्ञात करना है, यहीं पर वैल्यू रखता हूं। चलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी, और कॉस 60 की भी √3 × √3 2 की 3 और 2 × 2 कितना, इधर 1 एकम 1 और नीचे भी 2 × 2 कितना, उत्तर आया 4/4, कैंसिल। सही जवाब बताइए 1। बहुत सरल सवाल, नोट कर लें दोनों आंसर। सवाल क्रमांक 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यह हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। चलिए तो आइए इसका हम हल प्रारंभ करते हैं। सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों ये हमने एक वृत्त बना लिया है और इसका हमने एक व्यास ले लिया है। बोलो, ये व्यास का नाम ले लेता हूं मैं PQ। क्या नाम ले लेता हूं, QQ वृत्त का व्यास ले लिया है। ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब ये इस पर एक स्पर्श रेखा ये जा रही है और दूसरी स्पर्श रेखा ये जा रही है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको ये सब परीक्षा में। माना हमारे पास कोई वृत्त है जिसका व्यास PQ है और व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। स्पर्श रेखाओं के भी नाम आप मान लीजिए, आपको मानना हो तो। ये नीचे वाली स्पर्श रेखा का मान AB मान लीजिए, ऊपर वाली स्पर्श रेखा का मान CD मान लीजिए। बोलिए ठीक है, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है, बराबर। वाह बेटा, कौन पढ़ा दिया आपको बराबर होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बराबर कैसे हो जाएगी, त्रिज्या छोटी होती है भाई, स्पर्श रेखा की लंबाई तो बाहरी बिंदु से हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए लंबवत होती है। क्या होती है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री,
90 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये वाला कोण भी कितने डिग्री? इस बिंदु को ओ ले लो। क्या ले लो? ये बिंदु को। तो यदि मैं बोलूंगा तो कोण ओ पी डी, तो कोण ओ पी डी बराबर कितने डिग्री बोलो? 90 डिग्री। एंड कोण ओ क्यू बी, कोण ओ क्यू बी बराबर कितने डिग्री बोलो? 90 डिग्री। इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। 1 धन 2 से क्या आएगा? कोण ओ पी डी प्लस कोण ओ क्यू बी, 90 प्लस 90 कितना आ गया? 180 डिग्री। कितना आ गया? यस और नो? अब देखिए, अगर दी गई दो रेखाओं के बीच में एक छेदक रेखा है, दी गई दो रेखाओं के बीच में कौन सी रेखा है? छेदक रेखा के एक ही एकांतर, है ना, छेदक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का युग्म का योग। ये देखिए, अगर एक ही तरफ के कोणों के आंतरिक कोण युग्म का योग अगर 180 अंश आता है, तो जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? तो यहां पर योग कितना आ रहा है? 180 अंश आ रहा है। और जब भी एक ही तरफ के कोणों का युग्म, समझ गए ना, जोड़ कितना देता है? 180। तो यहां पे रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्लियर? दूसरा तरीका, एक और तरीका है। ये देखिए, यहां पर ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। ये एक आपके पास में छेदक रेखा बन गई। ये कोण भी कितने अंश? 90। ये भी कितने अंश? ये एकांतर युग्म के कोण है कि नहीं है? और जब एकांतर युग्म के कोण बराबर होते हैं तो जिन रेखाओं पर वे कोण बनते हैं वे समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती। वे रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो और ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। लिखेंगे अतः सी डी समानांतर का चिन्ह है ये ए बी। सी डी समानांतर ए बी। समझ में आ गया? हमने अभी किससे प्रूफ किया है? एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? तो 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा काट करके जा रही है, तो बेटा अगर दोनों समांतर रेखाएं हैं तो एक ही तरफ के जो कोण होते हैं, एक ही तरफ के कोण, इनका योग कितना होगा? 180। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको। अतः ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और जिसको एकांतर कोण से करना हो एकांतर कोण से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखें, बहुत ही पॉपुलर सवाल है और इतने बार आ चुका है ये सवाल कि अब मुझे लग रहा है कि परीक्षा में भी इसे आ ही जाना चाहिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को हमने एक दो बार और किया है। बच्चों याद है आपको कि नहीं याद है? है ना? चलिए तो एक बार फिर कर लेते हैं इस सवाल को। क्या कहा जा रहा है? देखिए, आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त है आपके पास में, और कह रहा है कि एक बिंदु Q है बेटा। यहाँ पर एक बिंदु क्या है? Q है। इससे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। और इसके केंद्र से दूरी बेटा इसकी कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये वाली दूरी कितनी है? आपको ज्ञात करनी है त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी है? तो आपको पता होगा बच्चों कि ये वाला कोण कितने अंश होता है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा ये स्पर्श बिंदु है। ये कोण कितने अंश होता है? 90 अंश। तो यहाँ पे बताइए पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है कि नहीं लग सकती? तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? पाइथागोरस प्रमेय से इसका नाम जो है, इसका नाम आप P दे दें। क्या नाम दे दें इसे?
P दे दें तो कर्ण यानी कि सबसे 90 के सामने वाली भुजा OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन OP का वर्ग। सही लिखा है। तो OQ सबसे बड़ी भुजा है, कितने का वर्ग 25 का वर्ग बराबर PQ कितनी है 24 का वर्ग और प्लस OP कितनी है R। OP कितनी है R का वर्ग। तो 25 का वर्ग कितना होता है बच्चों 625। 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस R का वर्ग। तो ठीक है, तो R का वर्ग क्या हो जाएगा 676 में से 576 माइनस हो जाएगा 625 बोलना था 625 माइनस 576 R स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। कितना आ गया तो R बराबर √49। अब यहाँ पे माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए उत्तर हमेशा प्लस में लिखोगे। ठीक है, निर्देशांक की बात अलग होती है कि पिछले क्वेश्चन में y निर्देशांक, तो y प्लस में भी हो सकता था माइनस में भी हो सकता था, मगर ये निर्देशांक नहीं है, त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा धनात्मक होगी, तो उत्तर लेंगे 7 सेंटीमीटर। बोलिए सभी को स्पष्ट है? नोट करें। अगला सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चलिए देखिए कैसा सवाल है ये। यहाँ पर ये कहा जाता है, मैं ऊपर यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों एक वर्गाकार मैदान है। ये क्या है? ये वर्गाकार मैदान है और वर्गाकार मैदान की चारों भुजाएं क्या होती हैं बोलो? बराबर होती हैं। और ये दिया है 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी है 15। बहुत बढ़िया, 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर इसके एक कोने में एक खूंटा लगा है। एक घोड़े को 5 मीटर की लंबी, 15 मीटर है बेटा, मैंने गलत कर दिया, इतना छोटा मैदान कैसे हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर तो स्केल होता है ना, तो घोड़ा ही उससे बड़ा हो जाएगा। 15 मीटर है ना, तो ये बेटा सबके सब मीटर हैं, है ना? हाँ 15 मीटर। यहाँ पे एक रस्सी बांध दी गई है, तो रस्सी बांध करके 5 मीटर, ये टोटल 15 है, मतलब 1/3 लगभग मान लीजिए। तो ये 5 मीटर की रस्सी बांध दी गई है खूंटे से। अब ये घोड़ा चर करके आएगा और आपको बताना है कि कितने क्षेत्रफल का ये घास चर सकता है। तो बच्चों बताओ कुछ इस तरीके से चरेगा कि नहीं चरेगा? हाँ, तो ये क्या बना रहा है? एक वृत्तखंड बना रहा है जिसका कोण कितना बनेगा? 90 अंश। कितने अंश बनेगा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कितनी घास चर सकता है, ठीक ना? तो ये देखिए घास हरे कलर की होती है, हमने भी हरी घास बना दी। ठीक है, आपको बताना है ये घास कितनी में चर सकता है। तो घास किस में लगी है? क्षेत्रफल में। किस में लगी है? तो आपको क्षेत्रफल बताना है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया से बोलते हैं। क्या पढ़ाया? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन, होता है कि नहीं होता? हाँ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई का मान कुछ भी लेने को नहीं बोला गया है, मर्जी हमारी। बोलिए 22/। त्रिज्या कितने मीटर लंबी रस्सी है? तो त्रिज्या भी 5 की होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर, बोलो कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनता है वर्ग के कोने पर या आयत के कोने पर बनने वाला कोण कितने अंश होता है? 90 अपॉन कितने डिग्री? 360। तो 360 कितने बार कट गया? 4 बार। कितने बार? 2 से 11 बार, 2 से 2 बार। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ऊपर आ गया 11 गुणे 25, 2 5 7, 275। ठीक है, और नीचे 7 दूनी 14। आप इसको हल कर लें और उत्तर में लगा दें वर्ग मीटर। क्या लगा देंगे? और आपको कितने मिल जाएंगे? 2 में से 2। नोट कर लें, डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बनाने से बहुत अच्छा लगता है। देखिए अथवा वाला सवाल देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। तो आपको बताना है चाप की लंबाई। चाप की
लंबाई। तो बहुत ही सिंपल सवाल मैंने आपको बताया है। हाँ, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने। देखिए डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ये आप डायग्राम इसका बना ले। ये आपके पास में वृत्त है बच्चों, ये वृत्त है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि एक चाप है जो इसके कोण पे कितना केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितने डिग्री? आपको इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी। मान लीजिए ए है, ये बी है, तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है एल, मतलब लघु चाप। जब तक कुछ ना बोले तब तक लघु चाप। कौन सा चाप? क्योंकि 60 बना भी लघु चाप ही रहा है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, एल बराबर 2πr गुणे थीटा अपॉन 360। याद आ गया? चलिए, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटे आर कितने सेंटीमीटर? 21। कितने सेंटीमीटर? हाँ। थीटा कितने डिग्री है? 60। और कुल कोण कितना? चलिए काटाकुटी करते हैं। हाँ, तो कैसे कटेगा? 7 से कितने बार? 3 बार। 6, 60 से 6 बार। कितने बार? हाँ या ना? और 3 से कितने बार? 2 बार। और 2 से 2 कैंसिल। उत्तर कितने सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। नोट कर लें। तो यहां पर जो चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई कितने सेंटीमीटर आएगी? 22 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलिए, अगला सवाल आपके सामने बच्चों प्रायिकता का सवाल है। किसका सवाल है ये? हम पासे को एक बार फेंकते हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग बना लीजिए प्रतिदर्श समष्टि S। तो पासे को एक बार फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास पहली घटना ये बोली गई है, बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले आप तो ये लिख लो NS, मतलब कुल बिंदु कितने हो गए? 6। कुल बिंदु कितने? अब पहली घटना का नाम ए मान लो। क्या मान लो पहली घटना का नाम बेटा? ए। एक नहीं, ए। तो ए घटना का नाम है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। किससे बड़ी संख्या? बड़ी संख्या प्राप्त होना। अब मुझे ये बताओ, 4 से बड़ी संख्या पासा फेंकोगे तो क्या क्या मिल सकती है? 5 और 6। तो एन ए, एक एक संगत बिंदु कितने हो गए? 2। कितने बिंदु हो गए? क्योंकि 5 है और 6 है तो 2 ही तो बिंदु है, हाँ या ना? तो एक घटना तो हमारी ए हो चुकी है। एक और घटना दी गई है बेटा यहाँ पे, मगर उसका हम दूसरे नंबर पे करेंगे, है ना? तो पहले हम निकाल लेते हैं ए की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? पहली घटना की प्रायिकता। तो मैंने आपको प्रायिकता का सूत्र बताया है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। एन ए बटे हमारे घटना के बिंदु बटे कुल बिंदु, हाँ या ना? हमारी घटना के परिणाम बटे कुल परिणाम, हाँ या ना? एन ए बोलो कितने बिंदु हैं? और कुल बिंदु कितने हैं? तो कितना आया? 1/3। कितना आ गया? समझ में आ गया? अब दूसरा आ जाता है, दूसरी घटना है 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना। तो घटना का कुछ नाम पता दे दो। इसका नाम मान लिया बी। क्या मान लिया? बी बराबर 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना।
तो 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना। बच्चों बी का सेट क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 मत ले लेना, 4 से छोटी बोला है, ठीक है। बोलो बी के अंदर बिंदु कितने हैं? 3 बिंदु। कितने बिंदु हैं? अब निकालना है बी की प्रायिकता। क्या निकालनी है? बी की। तो बी की प्रायिकता मतलब बी के बिंदु बटे कुल बिंदु, हाँ या ना? बी के बिंदु कितने? कुल बिंदु कितने? 3 एकम 3 दूना, आंसर आया 1/2। नोट कर लें। तो पहले वाले का आंसर 1/3 और दूसरे वाले का आंसर 1/2। क्लियर है? तो ये दोनों प्रायिकताएं हो गई। क्या कह रहा अगला सवाल प्रायिकता का? अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो नंबर 1 पहली चीज लिखेंगे, हल में हम पहली बात लिखेंगे, बताइए कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। मतलब हम यदि एक पत्ता खींचें तो हमारे पास टोटल कितनी चॉइस हैं? 52 की। यस और नो? मतलब एक पत्ता निकालेंगे तो वो 52 से कोई भी तो हो सकता है ना। तो कुल हमारे पास चॉइस कितनी बनी? 52 बनी कि नहीं बनी? अब वो निकले कोई भी मगर होगा तो उन 52 में से एक ही। तो कुल कुल चॉइस, कुल परिणाम कितने हो गए? 52। कुल परिणाम कितने हो गए? आप निकाल एक रहे हो, आप निकाल, मगर चॉइस कितनी है? 52। तो बात यहाँ चॉइस की होती है, बात यहाँ परिणाम की होती है। तो कुल परिणाम हो गए 52। अब आगे देखते हैं। पहली घटना का नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? क्या निकालना है? एक इक्का होना। पहली घटना है, निकाला गया पत्ता क्या होना? एक इक्का होना। बोलो हाँ या ना? अब ये बताओ पूरे ताश में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के। कितने इक्के? कितने इक्के होते हैं? आपने देखे होंगे ताश में 2 लाल पान होते हैं, 2 काले होते हैं। तो एक आपके पास हो सकता है ये वाला इक्का। देखे हो कि नहीं देखे हो? ये वाला इक्का। क्लियर कि नॉट क्लियर? हुकुम का इक्का। ये होता है चिड़ी का इक्का। कौन सा इक्का? ये वाला इक्का हो सकता है, ठीक है ना? और फिर कौन सा इक्का हो सकता है? ये वाला देखा है? ईंट का। किसका? तो ये ईंट का इक्का। और एक, ठीक है ना, ये देखिए ये वाला इक्का, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, है ना? चलो तो ये दिल का इक्का। होते हैं 4 इक्के कि नहीं होते हैं? हाँ। तो यहां पर हमारे पास में पहला बोल रहा है कि कितने इक्के, इक्के से हमको प्रायिकता यहां पे निकालनी है पहले वाले में। तो इक्कों की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? तो सबसे पहले निकालते हैं इक्के होने की प्रायिकता। पी इक्का ए बराबर एन ए बटे एन एस। यही पढ़ाया? एन ए कितना है? एन एस कितना है? 4 एकम 13 चौके, प्रायिकता हो गई 1/13। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गई हमारी पहली प्रायिकता। अब दूसरा हिस्सा प्रायिकता का पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है इक्का ना हो। एक इक्का, इक्का नहीं होगा। तो आपको याद हो मैंने पढ़ाया था कि किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना की प्रायिकता क्या होती है? एक। क्या होती है? तो किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, नॉट ए का मान कितना होता है? 1। समझ में आया कि यहाँ? क्लियर ना? तो यहाँ पे ए का मतलब है इक्का आना। ए का मतलब है इक्का, तो नॉट ए का मतलब होगा इक्का ना आना, हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी इक्का आने की हमने निकाली है 1/13। क्या निकाली है? अभी निकली कि ना निकली? और प्रोबेबिलिटी है ना, ये क्या है? इक्का का ना आना। इक्का का, हाँ, ना आना, ना आना। और दोनों की प्रायिकताओं का योग बताओ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई इक्का आने और इक्का ना आने की प्रायिकताओं का कुल योग कितना होगा? 1। तो इसको रोक लो तो ये इधर चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्का न आना
बराबर 1 माइनस 1/13, हाँ या ना? तो बन गया 13 माइनस 1/13। बोलो उत्तर कितना? 12/13। क्लियर की नॉट क्लियर? तो उत्तर क्या हो गया? 12/13। अच्छा, जिनको ये विधि पसंद नहीं है वो एक और विधि से निकाल सकते हैं। कैसी विधि? आपको कह रहा है कि इक्का ना आए, आपको कह रहा है इक्का, तो आपने इक्का ना आने को बी मान लिया, बी बराबर इक्का ना होना, इक्का ना होना। अब बताओ बच्चों, कुल पत्ते 52 होते हैं, 52 में से इक्का कितने हैं? तो 52 में से 4 माइनस कर दो तो बिना इक्का वाले आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो 52 में से 4 गया तो कितना बचा? 48। मतलब 48 वो पत्ते हैं जिनमें इक्का नहीं होगा। तो अब डायरेक्ट निकाल लो, पी बी बराबर एन बी बटे एन एस, एन बी बटा एन बी का मान कितना? 48। और कुल पत्ते कितने हैं? 4 नहीं है, 52 है। कितने हैं कुल पत्ते? चलो काटा कुटी शुरू करते हैं, समझ गए? 4 से काटो, 12 चौके और 13 चौके, कट गया कि नहीं कट गया? उत्तर आ गया 12/13। अब आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको पहला मेथड अच्छा लग रहा तो पहला कर लो, दूसरा अच्छा लग रहा तो दूसरा कर लो। चलिए, तो पेपर का द्वितीय भाग यहाँ पर संपन्न होता है। तृतीय भाग हम जल्दी से आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।